मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। इसमें लिखूं इफ we have two or more events, if we have two or more events to be completed in two or more consecutive trials, in two or more consecutive trials, such that happening of any event is affected by the happening of its previous event, by the happening of its previous event। ब्रैकेट में लिखना सैंपल स्पेस चेंजेस, full stop, then for finding the probability of such simultaneously occurring events, we use multiplication theorem, full stop। नीचे लिखो it is represented by, यहां बोर्ड पर देखो, आप इसको चाहो तो P A इंटरसेक्शन B लिख सकते हो, कई किताबों में P A B भी लिखा जाता है। अगर कहीं पे P A B लिखा हुआ है सिर्फ, बीच में कोई सिंबल नहीं है, तो आपको ऐसा मान के चलना कि बीच में इंटरसेक्शन लिखा हुआ हो, और इसका प्रोबेबिलिटी होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B कंसीडरिंग कि A हो चुका है। अब ये जो सिंबल है ये तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सिंबल था, और इसका मीनिंग क्या है कि अब B होने वाला है, गिवन दैट क्या हो चुका है, A हो चुका है। मान लो कि 3 इवेंट होता, P A B C होता, उसको क्या लिखते हैं हम लोग, P A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। मीनिंग होता पहले A हो जाता, सबसे पहले A हो रहा है, फिर नेक्स्ट क्या होता, प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन दैट कि A हो चुका है, फिर क्या होता, प्रोबेबिलिटी ऑफ C गिवन दैट कि A भी हो चुका है और B भी हो चुका है। बात आया समझ? ये इस तरीके से इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। मैं एक दो एग्जांपल समझाता हूं आपको। सपोज करो कि अपने पास में एक पैक ऑफ कार्ड्स, 52 कार्ड्स का पूरा पैक है अपने पास, ठीक है। अब मान लो कि मैं आपसे कहूं कि 3 कार्ड उठाना है आपको, ठीक है, और 3 कार्ड आपको ऐसा उठाना है कि उसमें ऑर्डर भी डिस्क्राइब कर देता हूं। मानो कि पहला कार्ड किंग चाहिए, दूसरा कार्ड क्वीन चाहिए और तीसरा कार्ड आपको जैक चाहिए, यही ऑर्डर होना चाहिए। 3 कार्ड उठाओ और पहला कार्ड क्या उठाओ, किंग, दूसरा कार्ड क्या उठाओ, क्वीन, और तीसरा कार्ड क्या उठाओ, जैक, ठीक है। अब इसमें 2 तरीका है, आप कॉम्बिनेशन से भी खेल सकते हैं और आप मान लो कि नॉर्मल मैनुअली भी कर सकते हैं। मैनुअली अगर आप करना चाहेंगे तो इन 3 का प्रोबेबिलिटी निकालने का इसके हिसाब से तरीका क्या होना चाहिए, सोचो तो। प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, पहले किंग आना चाहिए, फिर क्या आना चाहिए बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन गिवन दैट की किंग आ चुका है, फिर क्या होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक गिवन दैट की किंग भी आ चुका है और क्वीन भी आ चुका है। बात आया समझ? अब आप देखो दिस इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, किंग आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 4/52, एकदम शांति से, क्योंकि अभी तक आप पैक को बिल्कुल छेड़े नहीं थे, एकदम फ्रेश पैक था वो। अब जब किंग आ गया तो इस पे इफेक्ट क्या पड़ेगा, टोटल कार्ड कितना हो जाएगा 51, क्योंकि एक कार्ड आ गया, और इसके अंदर में क्वीन कितना है, 4 क्वीन है, तो ये क्या हो जाएगा 4/51। फिर नेक्स्ट जैक। अब अगर मैं मान रहा हूं कि ये दोनों हो चुका है तो भैया टोटल कार्ड कितना बटा 50, और जैक कितना है उसमें 4, तो ये हो जाएगा 4/50। बात आया समझ? चाहो तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 4 क्यूब डिवाइडेड बाय 52 इंटू 51 इंटू 50। समझ में आ रहा है? इसी चीज को ना अपन कॉम्बिनेशन से भी खेल सकते थे। सोचो कैसे,
कॉम्बिनेशन से अगर करते तो इतना मैनुअली केस बनाने का दरकार नहीं था। तो मैं बोलता कि 3 कार्ड निकालने का नॉर्मल तरीका 52C3 और ऊपर पहला किंग आने का तरीका 4C1, दूसरा 4C1 और तीसरा 4C1। सोचो ये दोनों इक्विवेलेंट है कि नहीं। एक बहुत राज का बात आप लोगों को इससे पता चलेगा ना। इन दोनों में क्या कैच है, क्या डिफरेंस क्या है? एनसीआर नहीं छोड़ो, एनसीआर, हाँ यहां पे एक 3 का डिफरेंस आएगा, 3 का भी निकले 6 का डिफरेंस आएगा, ठीक है। उस डिफरेंस का ना एक्सप्लेनेशन लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब जब अपन आगे बढ़ेंगे तो कुछ क्वेश्चंस ऐसा होगा जिसको अपन मैन्युअली ही करेंगे, दूसरा ऑप्शन अपने पास में नहीं होगा। कुछ क्वेश्चंस होगा जहां पे अपन जो है आराम से कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन यूज करने से क्वेश्चन ईजी हो जाता है, लेकिन कॉम्बिनेशन का अंडरस्टैंडिंग बहुत गजब है इस जगह पे। एकदम ध्यान से धीरे धीरे सुनना। एनसीआर का नाम, मीनिंग बताओ क्या था? सेलेक्टिंग ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, ये ठीक है। लेकिन आप ना एक चीज भूल गए, आप टोटल वेज बोलना भूल गए। सिर्फ सेलेक्टिंग ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स नहीं था, ये था टोटल पॉसिबल वेज ऑफ सिलेक्टिंग एन ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स। सवाल अगर ऐसा होता कि 3 पत्ता निकालो, इसमें से एक किंग होना चाहिए, एक क्वीन होना चाहिए और एक जैक होना चाहिए, ठीक है, तो अपना ये तरीका बहुत सही था, तब ये तरीका करेक्ट है, क्योंकि इसमें पोजीशन का कोई रेफरेंस नहीं लिया जा रहा। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं कि देखो ऐसा है कि पहला किंग चाहिए, दूसरा क्वीन चाहिए और तीसरा जैक चाहिए, तो अब आप सिर्फ 3 कार्ड निकाल के किंग क्वीन जैक नहीं ले रहे हैं, आपको पहले जगह पे किंग चाहिए, दूसरे जगह पे क्वीन चाहिए और तीसरे जगह पे क्या चाहिए? जैक चाहिए। तो यदि आप पोजीशन का रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो वहां कॉम्बिनेशन फेल हो जाएगा। अगर आपके सवाल में कोई भी प्रकार का पोजीशन रिलेटेड रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तब तो कॉम्बिनेशन भली बात बहुत अच्छे से वर्क करेगा। लेकिन अगर पोजीशन का रेस्ट्रिक्शन है तो उसमें कॉम्बिनेशन वर्क नहीं करेगा। क्लियर है? तो ये जो आंसर है, ये क्या चीज का आंसर है? सेलेक्टिंग 3 कार्ड्स विच शुड बी किंग क्वीन जैक। ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, और वो क्या चीज का आंसर है? ऑर्डर मैटर कर रहा है। फर्स्ट कार्ड किंग, सेकंड कार्ड क्वीन एंड थर्ड कार्ड जैक। अच्छा सुनो, अगर मैं अपने सेकंड क्वेश्चन को कि जस्ट पिक अ किंग, अ क्वीन एंड अ जैक विदाउट एनी रेफरेंस टू पोजीशन, अगर मैं उसको इससे सॉल्व करना चाहता तो क्या होता? आप समझ रहे हैं सवाल क्या है? सुनो ध्यान से सुनो, केसेस बनाना भी सीखो। जैसे एक क्वेश्चन में फिर से क्वेश्चन बताता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ 3 कार्ड सच दैट फर्स्ट कार्ड इज किंग, सेकंड कार्ड इज क्वीन एंड थर्ड कार्ड इज जैक। उसका आंसर ये वाला, उसका आंसर ये वाला नहीं हो सकता। रीजन इज कि आई एम इम्पोजिंग रेस्ट्रिक्शन ऑन पोजीशन, इन दैट केस कॉम्बिनेशन विल नॉट वर्क, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज ड्रॉ 3 कार्ड्स आउट ऑफ विच 1 शुड बी किंग, अनदर शुड बी क्वीन एंड अनदर शुड बी जैक। उसका आंसर ये वाला, उसका आंसर ये नहीं हो सकता, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि सेकंड क्वेश्चन, जो क्वेश्चन ये था कि 1 कार्ड इज किंग, अनदर कार्ड इज क्वीन, अनदर कार्ड इज जैक विदाउट एनी रेफरेंस टू पोजीशन, उसको मैं इससे सॉल्व करना चाहता हूं। कैसे करूंगा? सुनो मैं बताता हूं। अगर मैन्युअली करना चाहते हो ना, तो क्या होगा? आपको केसेस बनाना पड़ेगा। देखो कैसे, एक आपको निकालना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग क्वीन जैक, एक निकालना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग जैक क्वीन, एक निकालना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन जैक किंग, एक निकालना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन किंग जैक, और आखिरी में 2 और आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक किंग क्वीन और प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक क्वीन किंग। आया बात समझ? और यहां पे भी देखो, जब आप किसी पर्टिकुलर केस को सॉल्व करेंगे तो हर बार आपके पास में यही आएगा, और टोटल ऐसा कितना ठुएगा? 6 ठो, तो लास्ट में 6 से मल्टीप्लाई कर दो। बात आया समझ? थोड़ा आया कि पूरा आया? तो सबसे पहले बात सुनो, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज कहां करेंगे? जहां पे अपने पास में 2 या 2 से ज्यादा काम होगा और हर काम के प्रति एक एक ट्रायल होगा हमारे पास में। जैसे 2 काम है तो मेरे पास में 2 ट्रायल भी होगा, 3 काम है तो मेरे पास में 3 ट्रायल भी होगा। बात आया समझ? तो जब कभी भी जितना काम उतना ट्रायल, और मिनिमम काम 2, मिनिमम ट्रायल 2, मैक्सिमम 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, जितना काम उतना ट्रायल, और सारा काम बाकी रहेगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के टाइम पे क्या था कि काम एग्जैक्टली 2 ही होता था,
और जिसमें से एक हो चुका होता था, एक होने वाला होता था। मल्टीप्लीकेशन थ्योरम में ऑन कॉन्ट्ररी क्या है कि दो या दो से ज्यादा काम हो सकता है। कभी कभी दो काम रहेगा, कभी कभी तीन काम रहेगा, कभी कभी चार काम रहेगा, और जितना काम रहेगा उतना ट्रायल भी होगा आपके पास। तीन काम तीन ट्रायल, चार काम चार ट्रायल, पांच काम पांच ट्रायल, ऐसे सारे केसेस को अपन सॉल्व करेंगे किससे? मल्टीप्लीकेशन थ्योरम से। अब मल्टीप्लीकेशन थ्योरम से सॉल्व करते टाइम पे दो ऑप्शन है, आइदर गो विथ कॉम्बिनेशन और गो विथ मैनुअल केसेस। अगर मैनुअल केसेस से आपको जाने का मन है तो इसमें मैं यही कहूंगा कि तभी इसको यूज करें आप जब आपके पास में कोई स्पेशल फरमाइश हो, कोई स्पेशल पोजीशन रिलेटेड रेस्ट्रिक्शन हो कि यहां ये चाहिए, वहां वो चाहिए और वहां वो चाहिए। वैसे केसेस में ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम इस तरीके से बहुत सही रहता है कि केस बना बना के काम करो। लेकिन अगर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है पोजीशन रिलेटेड आपके क्वेश्चन में, उस टाइम पे बेहतर रहेगा कि आप इसको कॉम्बिनेशन से करें। बात आया समझ? हालांकि सारे क्वेश्चन को दोनों ही तरीके से किया जा सकता है। आप इनके अंदर में भी कॉम्बिनेशन, इसमें तो खैर कॉम्बिनेशन नहीं लगा सकते हो क्योंकि एकदम से पर्टिकुलर केस चाहिए आपको। लेकिन अगर टोटल केसेस का आप बात करें तो टोटल केसेस को आप मैन्युअली भी सॉल्व कर सकते हो और आप कॉम्बिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हो। आया समझ के नहीं आया समझ? थोड़ा आया, पूरा आया? पहले वापस से शुरू से देखते हैं, तुम दिमाग सेट कर लेना, ठीक है? पहले मैं बात कर रहा हूं किसका? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का। ठीक, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज कहां होगा पहले ये बताओ? जहां दो या दो से ज्यादा काम और दो या दो से ज्यादा ट्रायल। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के क्वेश्चंस को, कुछ क्वेश्चंस को केसेस बना बना के करेंगे एंड कुछ क्वेश्चंस को कॉम्बिनेशन से कर लेंगे। कॉम्बिनेशन को कहां लगाएंगे और कहां नहीं लगाएंगे? जहां पोजीशन रिलेटेड कोई भी रेस्ट्रिक्शन होगा वहां पे कॉम्बिनेशन नहीं लगेगा, और जहां पोजीशन से रिलेटेड कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा, बस अपने को समान चाहिए, वहां पे कॉम्बिनेशन लग जाएगा। हालांकि जहां पोजीशन से रिलेटेड रेस्ट्रिक्शन नहीं है वहां पे भी अपन अगर चाहे तो केस बना के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन केसेस बनाते समय देयर इज अ चांस कि आपको ये केस मिस कर दें, आंसर आपका गलत हो जाए। ठीक है, तो अगर कोई भी रेस्ट्रिक्शन है पोजीशन से जुड़ा हुआ, नो कॉम्बिनेशन, और अगर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, प्लेन क्वेश्चन है, तो क्या लगा लेंगे हम लोग? कॉम्बिनेशन। आया समझ कि नहीं आया समझ? थोड़ा पूरा। अच्छा, और एक बात सुनो, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ना, ये वाला, ये कितना भी इवेंट तक के लिए एप्लीकेबल है। मान लो कि ABCD हो जाए, ABCDE हो जाए, सब चलेगा। खाली इसमें याद रखना कि ये जो PA, PB/A, PA, PB/A, PCE/AB, ये सब जो है ये सिर्फ दिखाने के लिए है। कभी भी अब खुशी खुशी ऐसा मत सोचना कि सर PB/A है, इसको तोड़ दीजिए आप कंडीशनल से, PB इंटरसेक्शन A/P, वो सब फालतू काम नहीं। ये सिर्फ इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नाउ B विल हैपन गिवन दैट A हैज ऑलरेडी हैपेंड, और उसका जो इफेक्ट है ना वो अपन डायरेक्टली यहां पे कंक्लूड करेंगे। इसको फिर से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से खोल खाल के नाटक करने की जरूरत नहीं। ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेटिव है जो आपको ये बता रहा है कि अब B होने वाला है गिवन दैट कि A हो चुका है, और A के होने से जो सैंपल स्पेस पे इंपैक्ट पड़ा वो अपन डायरेक्टली यहां फिगर में डिनोट कर देंगे। इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले से खोलने की जरूरत नहीं है। बात आया समझ के नहीं आया समझ? ये बस शोबाजी के लिए है, इस चीज को बताने के लिए है कि अब B होने वाला है, कंसीडर कर रहे हैं कि A हो चुका है, जो उसका इफेक्ट है वो डायरेक्टली यहां नंबर में दिखाई पड़ेगा। इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले से खोलेंगे कभी नहीं। आया समझ के नहीं आया समझ? दोहराऊं कि अब आगे लिखाऊं? पहले ये लिखूं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, लिखूं PAB इज इक्वल टू PA इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू PA इंटू PB/A। नीचे लिखो PABC इज इक्वल टू PA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू PA इंटू PB/A इंटू PC/AB। नीचे लिखो, ये काट के क्यों लिख रही? नीचे लिखो रिमार्क्स। सबसे पहला लिखो, इन द अबव फॉर्मूलाज we will not open the RHS by the formula of conditional probability. We will not open the RHS by the formula of conditional probability. They are just representatives. Number two, में लिखूं, बोलूं
नंबर 2 में लिखूं, in the questions of conditional probability we always have only two events out of which one is complete and the other is about to be completed, but in questions of multiplication theorem, none of the work is completed from before. थर्ड पॉइंट लिखूं, in questions of multiplication theorem we can use different cases or combination with logic. जरा मेरे तरफ देखो, अब देखो लॉजिक मैं लिखवा नहीं रहा हूं, लॉजिक यही है कि अगर पोजीशन से जुड़ा हुआ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि फर्स्ट में ये चाहिए, सेकंड में ये चाहिए, थर्ड में ये चाहिए, तब तो कॉम्बिनेशन नहीं लगेगा उस पर। नहीं, गलत बोल रहा हूं, कॉम्बिनेशन लगेगा। अगर रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो कॉम्बिनेशन काम करेगा, और अगर रेस्ट्रिक्शन है तो कॉम्बिनेशन काम नहीं करेगा। एंड उसका लॉजिक आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? टोटल पॉसिबल वेज। लेकिन अगर आप कोई पर्टिकुलर तरीका चाहते हैं तब कॉम्बिनेशन कैसे वर्क करेगा वहां पे? क्लियर है? अब आ जाओ सवालों पे। कल वाला शीट देखो, देखो उसका क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का। देखो सबसे पहले ये सोचो आप, ये सवाल पढ़ के आपको ऐसा लग रहा है कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का ही क्वेश्चन है? क्यों? 3 कार्ड एक तो ड्रॉ हुआ सक्सेसिवली, ठीक है, उसमें से मतलब कोई भी पहले से ड्रॉ नहीं है, अब होने वाला है 3। एंड उसके ऊपर में कोई स्पेशल फरमाइश है कि कोई फरमाइश नहीं है? फर्स्ट 2 कार्ड शुड बी किंग एंड द थर्ड वन शुड बी एस। माय फर्स्ट क्वेश्चन, कैन वी डील इट विथ कॉम्बिनेशन? व्हाई? पोजीशन रिलेटेड रेस्ट्रिक्शन है तो कॉम्बिनेशन तो वर्क नहीं करेगा। अब ना लिखो ये सोल्यूशन कैसे लिखना है इसको, लिखो लेट A इक्वल टू इवेंट ऑफ ड्रॉइंग किंग in the first draw, B equal to event of drawing king in the second draw after happening of E। या एक काम करो, रुको, आफ्टर हैपनिंग ऑफ ए मत लिखो, इसको अपन दूसरे तरीके से काम कर लेंगे। बी इज इक्वल टू इवेंट ऑफ ड्रॉइंग किंग इन सेकेंड ड्रॉ, और आफ्टर वाला पार्ट काट दो। एंड सी इक्वल टू लिखो इवेंट ऑफ ड्रॉइंग एस इन थर्ड ड्रॉ, एंड सी इक्वल टू इवेंट ऑफ ड्रॉइंग एस इन थर्ड ड्रॉ। ठीक है, अब यहां बोर्ड पर देखो, हमको ना फाइनली चाहिए, कुछ कॉपी मत करना, फाइनली हमको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ABC। हमको मालूम है कि जैसा ये सिचुएशन है उसके हिसाब से ये काम ऐसे करेगा, पहले PA निकलेगा फिर PB निकलेगा, माना हुआ है कि A हो गया है, इसीलिए इसको डिस्क्रिप्टिव वे में नहीं लिखे, क्योंकि जब मैं सिंबॉलिकली ऐसे दिखा दूंगा तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि B हो रहा है, माना जा रहा है कि A हो चुका है। एंड यहाँ लास्टली क्या लिखूंगा? P ऑफ C गिवन दैट कि A भी हो गया और B भी हो गया, मतलब एंड में हमको इसका जरूरत है, इसका जरूरत है, इसका जरूरत है, तो लिखा ऐसे जाता है कि पहले PA निकाल लीजिए, तो वो हो जाएगा आपके लिए कितना? 4 डिवाइडेड बाय 52।
फिर आप अलग से निकालिए पी बी बाई ए कितना आएगा 3/51, क्योंकि आप मान के चल रहे हैं कि ए हो गया है, ए हो गया मतलब एक किंग चला गया, टोटल कार्ड में 51 हो गया और किंग का क्वांटिटी कितना हो गया 3, और आखिरी अपना सी बाई मान के चलो कि ए भी दोनों हो गया है, तो 4 मतलब ए 4 है और कार्ड कितना हो गया 50, फिर ये तीनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो जो आया वो आंसर। आया तरीका समझ के नहीं आया समझ, थोड़ा पूरा लिखिए। नाउ पी ए इक्वल टू 4/52, पी ए इक्वल टू 4/52, पी बी बाई ए इक्वल टू 3/51, पी बी बाई ए इक्वल टू 3/51 एंड पी सी बाई ए बी इज इक्वल टू 4/50। नीचे लिखो देयरफॉर पी ए बी सी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी बाई ए इंटू पी सी बाई ए बी इज इक्वल टू लिखो 4/52 इंटू 3/51 इंटू 4/50। छोड़ दो इसको, ऐसे छोड़ दो, घर पे कैलकुलेशन करना। नेक्स्ट नंबर 2 पढ़ो। हो गया, अब मेरे तरफ देखो बात करते हैं। पहले ये बताओ, सोचो, इज इट अ क्वेश्चन ऑफ मल्टीप्लीकेशन थ्योरम? सोच के यस और नो? वाई यस? 3 ट्रायल में 3 ऑरेंज निकालना है, ठीक है, इसीलिए मल्टीप्लीकेशन थ्योरम है। अच्छा, अब सोचो जैसे पिछले वाले क्वेश्चन को चाह के भी आप कॉम्बिनेशन से नहीं कर सकते थे, क्या इसको कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हैं? इसको मैन्युअली भी कर सकते हैं और कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन से क्यों कर सकते हैं? कोई पोजीशन रिलेटेड रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लिखो इसमें लेट ए इक्वल टू इवेंट ऑफ ड्रॉइंग गुड ऑरेंज इन फर्स्ट ड्रॉ, event of drawing good orange in first draw, B equal to event of drawing good orange in second draw, and C equal to event of drawing good orange in third draw, event of drawing good orange in third draw। ठीक है, नीचे लिखो नाउ P A B C is equal to पी ए इंटू पी बी बाई ए इंटू पी सी बाई ए बी। अच्छा, इस बार अलग से नहीं लिखा रहा हूं, यहीं पे सीधा काम कर लेंगे, ठीक है। गुड ऑरेंज कितना बताओ? 12, और टोटल ऑरेंज तो फर्स्ट हो जाएगा 12/15, सेकंड क्या होगा 11/14, क्योंकि एक गुड ऑरेंज कम भी हो गया, और लास्ट क्या होगा 10/13। समझ में आया? मल्टीप्लाई करके जो आएगा वही आंसर है, ठीक है, लिख लो इसको। एंड आई होप कि समझ में भी आया होगा। नहीं, ये कॉम्बिनेशन अब लिखाऊंगा, ये तो इसका मैनुअल तरीका है, ये दोनों से होगा, ये मैनुअल से भी होगा और कॉम्बिनेशन से भी होगा, ठीक है। कॉम्बिनेशन अब लिखा रहा हूं, एंड वही चीज अपन देखेंगे कॉम्बिनेशन से भी सेम आता है इसमें, ठीक है। लिखो, नहीं होगा क्योंकि तीनों तो सेम ही क्वालिटी का चीज निकल रहा है, तीनों तो गुड ऑरेंज ही होगा। बात आया समझ? पिछले बार जो था तो किंग फिर एस चाहिए था, तो इंटरचेंज करने का मतलब है कि लॉजिक चेंज होगा, लेकिन इसमें इंटरचेंज करके भी क्या होगा, तीनों तो गुड ऑरेंज ही है। बात आया समझ? ये आंसर लिखना हुआ सबका? नीचे लिखो और इसका ऑल्टरनेट तरीका, मतलब कॉम्बिनेशन से अगर इसको करना चाहो तो लिखो P ब्रैकेट के अंदर में ड्रॉइंग ऑफ 3 गुड ऑरेंज, ड्रॉइंग ऑफ 3 गुड ऑरेंज। देखो मेरे तरफ देखो, सिंस इस क्वेश्चन में फिर से बताते हैं, देखो पोजीशन रिलेटेड रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब अगर आप पहले पोजीशन की चीज को दूसरे पोजीशन में निकालते हो तो अल्टीमेट केस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कि पहला भी गुड ही आ रहा है, दूसरा भी क्या आ रहा है, गुड ही आ रहा है, एंड तीसरा भी क्या आ रहा है, गुड ही आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये सवाल कॉम्बिनेशन से भी हो सकता है। अब अगर इसको मैं कॉम्बिनेशन से करना चाहूं तो नीचे मेरे को चाहिए टोटल पॉसिबल वे एंड ऊपर चाहिए मेरे को फेवरेबल वे। 15 ऑरेंज में से 3 ऑरेंज निकालने का टोटल पॉसिबल वे कितना हो, 15C3। फेवरेबल में मेरे को ऊपर क्या चाहिए, 3 गुड ऑरेंज चाहिए, गुड ऑरेंज लेने का तरीका 12C3। अब सुनो ध्यान से देखो, 12C3 और नीचे 15C3। आओ तो इसको खोलें, क्या होगा बताओ तो, 12 11 10 3 2 1, नीचे 15 14 13 3 2 1। देखो 3 2 1 कट गया, सेम आंसर आया। बात आया समझ? तो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो दोनों तरीके से होगा।
अब इसमें आपको एक्सपर्ट बनना है कि कहाँ दोनों चीज लगा सकते हैं, और कुछ में अपन देखेंगे कि केसेस बनाने से थोड़ा फालतू में होता है। मैं ना एक एग्जांपल और लेता हूँ जो यहाँ पे नहीं है, बस आप लोग सुनना अच्छे से, और उससे आप लोगों को डिफरेंस भी समझ में आएगा। सपोज करो एक क्वेश्चन में इसमें ऐसा बोलूं, सेम सिचुएशन है, 15 ऑरेंज है, 12 अच्छा है, 3 खराब है। अब मैं आपसे कहता हूं कि आप ना 3 ऑरेंज निकालो जिसमें से 2 गुड हो 1 बैड हो। क्वेश्चन एकदम ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 1, 2 गुड एंड 1 बैड, बस इतना बोल के छोड़ दिया, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2, गुड बैड गुड, इस ऑर्डर में चाहिए हमको। क्वेश्चन नंबर 1 कि बस 2 गुड आए, कैसे भी आए फर्क नहीं पड़ेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 2, गुड बैड गुड ही चाहिए हमको। अब सोचो कि क्या इसमें कॉम्बिनेशन लग सकता है? हाँ, क्योंकि इसमें पोजीशन रिलेटेड रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन क्या जरूरी कि कॉम्बिनेशन ही लगाएं? नहीं, इसको अपन केसेस बना के भी कर सकते हैं। अगला बोल रहा है कि 2 गुड चाहिए 1 बैड चाहिए, अगर मैं केसेस बनाऊं तो कैसा बनेगा? सोचो, गुड गुड बैड गुड बैड गुड, और सोचो बैड गुड गुड, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। अब अगर इससे करना चाहते हो तो मैन्युअली खेल रहे हो, तो पहला गुड निकलने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 12/13, सॉरी 15। नेक्स्ट क्या होगा बताओ? 11/14, और नेक्स्ट क्या होगा? 3/13। समझ में आया? इसका बताओ 12/15, इसका बताओ 3/14, बहुत बढ़िया। इसका बताओ 11/13, आया समझ? नेक्स्ट इसका सोचो 3/15, इसका बताओ 12/14, इसका बताओ 11/13। आपने देखो तीनों नंबर सेम है, और लास्ट में सिंस तीनों मेरे फेवरेबल केस है तो क्या होगा? ऐड ही होगा। फाइनल आंसर इस तरीके से कितना आ रहा है? 3 × 12 11 3/15 14 13। सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? इसी को कॉम्बिनेशन से करो, क्या होगा बताओ? अब नीचे आपको चाहिए 15C3, और ऊपर क्या चाहिए? 2 चाहिए गुड, तो 12C2 × 3C1। सॉल्व करो, 12 × 11 डिवाइडेड बाय 2 × 1, और ये 3C1 का क्या होगा? ये तो 3 ही हो जाएगा। नीचे बताओ 15 14 और 13/3 2 1। समझ में आ रहा है? देखो ये ऊपर मल्टीप्लाइड है, 3/1 है, ये 2 से 2 कट गया, बाकी ये जो 3 है ये उछल के बाहर आ गया। सो 3 × 12 × 11 × 3/15 × 14 × 30। देखो सेम आंसर आ रहा है। बात आया समझ? मतलब इफ यू हैव अ क्वेश्चन in which there is no restriction related to position, that question can be solved by making cases. That question can also be solved by the use of combination. Use of combination से फायदा क्या है आपको? आपको केसेस बनाने का झमेला नहीं रहेगा। But if you have a question which already has some restriction related to position, उसमें कभी combination लग ही नहीं सकता है, because combination will always consider the all possible case. But अगर आपको कोई particular case चाहिए, उसमें combination कैसे वर्क करेगा? तो कॉम्बिनेशन तो सारा किसी एक साथ बताता है। नहीं आया डिफरेंस समझ में? थोड़ा है कि पूरा है? सेकंड क्वेश्चन को क्या मैं कॉम्बिनेशन से कर पाऊंगा? चांस ही नहीं, क्योंकि ये पर्टिकुलर अरेंजमेंट है, यही चाहिए हमको बस। लेकिन इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा ना, जहां पे पोजीशन रिलेटेड रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वहां या तो केस बना के सॉल्व कर लो, और या फिर कॉम्बिनेशन से कर लो, दोनों चीज वर्क करेगा वहां पे। नहीं आया समझ? थोड़ा पूरा मजाक कर रहे हो? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कब लगता है ये बताओ? 2 या 2 से ज्यादा काम, और 2 या 2 से ज्यादा ट्रायल, जितना ट्रायल उतना काम, एक ट्रायल में एक काम करना है, ठीक है। फिर काम करते टाइम अगला हमसे फरमाइश कर सकता है, देखो ऐसा ही करना, बाकी कुछ मत करना। फरमाइश कर दिया, कॉम्बिनेशन का चांस खत्म हो गया। फरमाइश नहीं किया तो अक्लमंदी है कि कॉम्बिनेशन लगाओ, लेकिन फरमाइश अगर है तो फरमाइश देखो, इंडिविजुअली एक एक करके डील करो। आया समझ कि नहीं आया समझ? जहां फरमाइश नहीं है, क्या वहां नेसेसरी है कि कॉम्बिनेशन ही लगाएं? नहीं, चाहें तो केस भी बना सकते हैं, लेकिन केस बनाएंगे टाइम कंज्यूम होगा। नहीं आया समझ? थोड़ा पूरा 100%। देख लो इसके आंसर को जो लिखा हुआ है अभी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखो। सेंसस में पोजीशन रिलेटेड फरमाइश नहीं था, बस गुड 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 ही था, और तीनों सेम ही है, इंटरचेंज करने में फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए कॉम्बिनेशन भी वर्क कर रहा है और मैनुअल तरीका भी वर्क कर रहा है। आगे बढ़ूं? और एग्जाम्पल लेने की जरूरत है कि हो जाएगा? कि एक और ले ले? देखो सोच लो यार, मतलब मेन है कि समझना है। नहीं समझ में आया तो सवाल नहीं बनेगा आप लोग से, फिर अब बाद में कंफ्यूजन आएगा फालतू का। ले एक और क्वेश्चन के रहने दें, एक लेते हैं, ठीक है।
एक अलग टाइप का लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना बस। मान लो कि एक ना अर्न है, अर्न मतलब बैग जैसा ही होता है। इस अर्न के अंदर में सपोज करो कि 5 ब्लैक बॉल है, 3 रेड बॉल है और 2 सपोज करो ग्रीन बॉल है। ये व्हाइट बॉल लोगे, चलो व्हाइट भी ले लो, मान लो कि 4 व्हाइट भी है, ठीक है। ध्यान से धीरे धीरे सुनिएगा, सोचिएगा कि हो क्या रहा है। मेरा पहला सवाल कि ऐसा करो, 2 ठो रेड बॉल निकालो और 3 ठो व्हाइट बॉल निकालो, बस 2 रेड निकालना है और 3, बहुत केस हो जाएगा लेकिन इसमें। एक लो, एक रेड निकालो, एक व्हाइट निकालो, एक ग्रीन निकालो, बस निकालो, एक रेड, एक व्हाइट, एक ग्रीन। रेस्ट्रिक्शन नहीं बोल रहा हूं ना कुछ भी। तो कितने तरीके से कर सकते हैं इसको? 2 तरीके से, केस भी बना सकते हैं और कॉम्बिनेशन भी लगा सकते हैं। केस अगर मैं बनाऊं तो क्या केसेस बनेगा? रेड व्हाइट ग्रीन, ये एक पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट बताओ, व्हाइट रेड ग्रीन, एक पॉसिबिलिटी। रुको रुको, गड़बड़ हो जाएगा इससे। आर से खेलो, आर ग्रीन व्हाइट। नेक्स्ट बताओ, ग्रीन व्हाइट रेड और ग्रीन रेड व्हाइट, और बोलो व्हाइट ग्रीन रेड, और बोलो व्हाइट रेड ग्रीन। समझ में आ रहा है? अच्छा, सपोज करो कि अब पहले केस पे फोकस करते हैं। तो यदि पहला बॉल रेड निकालने का मन है तो लाल है कितना, देखो 3, और टोटल बॉल गिनो तो 9, 9 3 12 2 14, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताओ, 3/14 इंटू व्हाइट बोलो 4/13, क्योंकि एक बॉल चला गया। और ग्रीन बोलो, थोड़ा जोर से बोलो, समझ में आया? अच्छा, अब नेक्स्ट वाले पे फोकस करो। फिर से रेड कितना है मेरे पास में, 3, तो 3/14। नेक्स्ट अब ग्रीन कितना है मेरे पास में, 2, तो 2 बाई कितना आएगा, 13, और लास्ट वाला 4/12। समझ में आया? आप देखो थोड़ा इधर उधर है, लेकिन जितना नंबर इसके पास उतना ही नंबर उसके पास, और सेम ही ऑर्डर में मल्टीप्लाइड एक दूसरे से। सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है? कितना केसेस बन रहा है? 6। तो अल्टीमेटली फाइनल आंसर क्या होगा, 6 इंटू 3 4 2/14 13 12। सही कह रहे हैं। कॉम्बिनेशन सोचिए, नीचे बॉल कितना है, 14, 3 निकालना है ना। रुको रुको, पहले नीचे बताओ, 14C3। किसी को समस्या है इसमें? अच्छा, ऊपर रिक्वायरमेंट है एक लाल, एक व्हाइट और एक ग्रीन। क्या हो जाएगा बताओ? तोड़ दो, 3 4 2 14 13 12 6 आएगा 1 इंटू 6। देखो सेम आंसर है। तो यदि पोजीशन रिलेटेड रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना सवाल में, बस समान चाहिए, तब तो कॉम्बिनेशन लगाओ, केस बनाओ, दोनों वर्क करेगा। लेकिन अब सुनो, अब हमको चाहिए रेड, फिर व्हाइट, फिर ग्रीन। इसमें कॉम्बिनेशन वर्क नहीं करेगा। मैं बोल दिया ना कि पहले जगह पे हमको रेड चाहिए। अब कॉम्बिनेशन मतलब रेड कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन हमको तो सिर्फ पहले जगह पे रेड चाहिए। तो इसको मैनुअली ही करना पड़ेगा आपको। नहीं आया समझ? थोड़ा है कि पूरा है? मजाक तो नहीं कर रहे? कॉम्बिनेशन कहाँ लग जाएगा बता? जहां पे पोजीशन रिलेटेड रेस्ट्रिक्शन नहीं हो। और अगर पोजीशन रिलेटेड रेस्ट्रिक्शन हुआ, जब क्या होगा, मैनुअली करना पड़ेगा, ठीक है। और पोजीशन रिलेटेड अगर रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो इज इट नेसेसरी कि कॉम्बिनेशन से ही करना पड़ेगा? नहीं, नेसेसरी नहीं है, लेकिन कॉम्बिनेशन हैंडी रहेगा, इजी रहेगा आपके लिए। समझ में आया ये चीज? चलो अब तीसरे सवाल पे आ जाओ। दूसरा कंप्लीट हो गया ना? और क्या है? अच्छा, और के नीचे मैं लिखा रहा था, ओए अच्छा, और के नीचे लिखा है, क्या लाइन लिखा है बता दूं? ड्रॉइंग ऑफ 3 गुड ऑरेंजेस इज इक्वल टू, सीधा लिखो, इज इक्वल टू, ऊपर लिखना 12C3 बाय नीचे लिखना 15C3। 12C3 बाय 15C3, दिस इज इक्वल टू लिखो 12 इंटू 11 इंटू 10 बाय 3 इंटू 2 इंटू 1 बाय 15 इंटू 14 इंटू 13 बाय 3 इंटू 2 इंटू 1। दिस इज इक्वल टू 12 इंटू 11 इंटू 10 बाई 15 इंटू 14 इंटू 13। ठीक है, एक बार मेरे तरफ देखो, ये जो इतना चर्चा अपन लोग की है, इसको ना एक लाइन में फाइनली एक बार और समअप करते हैं। जरूरत अगर है तो हमसे कह दूं, लिखा दूंगा इस लाइन को, और नहीं तो आगे बढ़ेंगे। इसका पूरा समरी ये है कि कोई भी सवाल जिसमें 2 या 2 से ज्यादा काम, और जितना काम उतना ट्रायल उपलब्ध है, वो सवाल होगा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का। अगर काम के अंदर में कोई पोजीशन से जुड़ा हुआ रेस्ट्रिक्शन बताया गया है कि देखो इस जगह पे ये चाहिए, इस जगह पे ये चाहिए, वहां कॉम्बिनेशन कभी नहीं लगेगा, वहां सिर्फ केसेस बनाएंगे, काम करेंगे। लेकिन जहां कहीं भी
अपने से बस काम कहा गया है, पोजीशन से जुड़ा हुआ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वहां मैन्युअली भी खेल सकते हैं और वहां पे कॉम्बिनेशन भी लगा सकते हैं। बेहतर लेकिन वहां पे कॉम्बिनेशन ही होगा। ये अंडरस्टैंडिंग दिमाग में फिट कर लो, स्टेटमेंट लिखा हूं कि याद रहेगा। वेरी गुड, आगे बढ़ो, नंबर 3 पढ़ो। पहले मन को पूछो, इज इट अ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम? यस। अब बताओ इसमें क्या करना है, क्या पोजीशन से रेस्ट्रिक्शन है कि नहीं है? नहीं है, तो क्या करें? कॉम्बिनेशन बेस्ट रहेगा इसके अंदर में। सुन लो, सवाल को पहले ढंग से पढ़ो। एक अर्न है जिसके अंदर में 5 ब्लैक 10 व्हाइट बॉल है, 3 बॉल निकालना है, वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 3 बॉल्स आर ब्लैक? ठीक है, 5C 3 बाय 15C 3। समझ में आया? यदि मैनुअली करते जब क्या होता? केसेस नहीं बनता है इसमें, तीनों ब्लैक ही तो चाहिए। लेकिन इसमें लिखते समय कैसे लिखते? A इक्वल टू ब्लैक बॉल ऑन फर्स्ट ड्रॉ, B इक्वल टू ब्लैक बॉल ऑन सेकेंड ड्रॉ, C इक्वल टू ब्लैक बॉल ऑन थर्ड ड्रॉ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ABC इक्वल टू PA इंटू P B बाई A इंटू P C बाई AB। भरते समय कैसे भरते? 5 बाई 15, 4 बाई 14, 3 बाई 13, दोनों तरीके से सेम आंसर आया। समझ के नहीं आया समझ? ठीक है। अब यहां पे सुनो, एक और कैच, बहुत ही खतरनाक कैच, अच्छे से करना उसको। सवाल में एक बहुत प्यारा सा बात दिया है, विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक, यदि ये विथ रिप्लेसमेंट होता तो क्या कॉम्बिनेशन वर्क करता? क्यों? क्योंकि कॉम्बिनेशन का अंडरस्टैंडिंग है कि जो सामान एक बार निकल गया वो बाहर ही रहेगा, दोबारा नहीं आएगा। मान लो कि NCR 5C3 कर रहे हो, सपोज करो, तो 5 में से जब 3 सामान चुनना है तो पहले बार जिसको उठा लिए उसको दोबारा ऑप्शन में नहीं दोगे आप। उठा लिए मतलब उठा लिए, दोबारा नहीं आएगा वो। बात आया समझ? तो कोई भी सवाल, एक और चीज एकदम यहीं पे गांठ बांध ले अपन, कि जो भी सवाल विथ रिप्लेसमेंट का होगा उन क्वेश्चंस में कभी भी कॉम्बिनेशन नहीं लगेगा, बिकॉज वो कॉम्बिनेशन के फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग को चोट पहुंचा रहा है। कॉम्बिनेशन कहता है कि जो चीज एक बार निकल गया वो निकल गया, वो दोबारा नहीं आएगा। लेकिन ये कहता है कि भैया आ जाओ, तो यदि आ जाओ तो कॉम्बिनेशन फेल है वहां पे। अच्छा, अगर ये विथ रिप्लेसमेंट का सवाल होता तो हमारा जवाब कैसा होता? मैनुअली ही होता हमारा जवाब, और क्या होता? 5 बाई 15 इंटू 5 बाई 15 इंटू 5 बाई 15। ये कहीं कोई हार्म हो ही नहीं रहा है। बात आया समझ? इस पे और चर्चा करेंगे भी थोड़ी देर के बाद। लिखो इसमें। अच्छा, क्या करूं फिर, कॉम्बिनेशन की मैनुअल? कॉम्बिनेशन, ठीक है। लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के पी के अंदर में लिखो ड्रॉइंग 3 ब्लैक बॉल्स इज इक्वल टू, सीधा ही लिख लो, 5C3 बाई 15C3 इज इक्वल टू 5 4 3 बाई 3 2 1, होल थिंग बाई 15 14 13 बाई 3 2 1 इज इक्वल टू 5 4 3 बाई 15 14 13। अच्छा देखो, एग्जाम में लेकिन अगर 4 मार्क का है ना तो प्लीज इसको थोड़ा मैनुअली लंबा करके लिखना। मतलब ए का मतलब ब्लैक बॉल ऑन फर्स्ट, बी मतलब ब्लैक बॉल ऑन सेकंड, सी मतलब ब्लैक बॉल ऑन थर्ड। फिर PABC इज इक्वल टू PA P B बाई A इंटू P C बाई AB, और फिर रेस्पेक्टिव वैल्यू डालना, सेम ही आंसर आएगा। रिप्लेसमेंट एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर कभी भी ऐसा होता है कि 10 चीज में से हमको 4 चीज चुनना है तो हम सोचते हैं कि 10C4। अब इस चुनते समय ऐसा सोचो कि 10 में से 4 चीज निकालना है, पहली 1 निकालोगे, सेकेंड टाइम के लिए ऑप्शन कितना बचना चाहिए? 9, फिर नेक्स्ट टाइम के लिए 8, फिर नेक्स्ट टाइम के लिए 7। लेकिन अगर ऐसा हुआ है कि पहला चीज आप निकाले, देख लिए, फिर डाल दी, तो सेकेंड वाले के लिए ऑप्शन अब कितना है? तो ये तो कॉम्बिनेशन का रूल को कैसे फॉलो करेगा ये? बात आया समझ? तो कोई भी क्वेश्चन जो विथ रिप्लेसमेंट का होगा वो कभी भी कॉम्बिनेशन से सॉल्व नहीं होगा, वो हमेशा किससे सॉल्व होगा? मैनुअल तरीके से। उसमें हर एक पार्ट का जो प्रोबेबिलिटी है वो अपन इंडिविजुअली देखेंगे एंड फिर लास्ट में सारे पार्ट का प्रोबेबिलिटी आपस में मल्टीप्लाई करके छोड़ देंगे। आया समझ? क्लियर है? चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इसको बांट भी लो। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इसमें लिखो इफ A and B are two
different events, if A and B are two different events, such that happening or non-happening of A will not affect happening or non-happening of B, then A and B are said to be independent events, that is नीचे लिखना PA by B is equal to PA and PB by A is equal to PB. Also PA, PB not equal to 0. ठीक है, मेरे तरफ देखो, ये ना इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब है अगर ए और बी दो अलग अलग इवेंट है सच दैट कि ए का होना या नहीं होना बी के होने या नहीं होने को कोई भी तरीके से इफेक्ट नहीं करेगा। ए हो जाए अपना हो आराम से, बी से उसको कोई मतलब नहीं, बी हो जाए बी हो अपना आराम से, उसको ए से कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसा कोई दो इवेंट है तो ये कहलाता है इंडिपेंडेंट इवेंट। एंड इसीलिए इसमें लिखा गया, देखो इन जनरल पी ए बाई बी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से अगर अपन सोचें तो बी का होना या नहीं होना ए को इफेक्ट करना चाहिए, एंड उसका फॉर्मूला था कि पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी। बट यहां पे क्या मान के चल रहे हैं कि पी ए बाई बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, पी बी हो जाएगा, सॉरी पी ए हो जाएगा सिंपली, एंड पी बी बाई ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, पी बी हो जाएगा। बात आया समझ? ये इसका डेफिनेशन है, याद रखना कि ये इसका मैथमेटिकल क्राइटेरिया नहीं, ठीक है। अब नीचे एक स्टेटमेंट और लिखो, मैथमेटिकली any two events will be independent if यहां बोर्ड पर देखो P A intersection B is equal to PA into PB, if PA intersection B is equal to PA into PB। जरा बोर्ड पर देखो, एक्चुअल में अगर दोनों के बीच में ना रिलेशनशिप होता, कोई भी टाइप का कोरिलेशन होता, तो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम से इसका फॉर्मूला होना क्या चाहिए था, P ऑफ A इंटू P ऑफ B बाई A। लेकिन अगर अपन मान के चल रहे हैं कि इंडिपेंडेंट इवेंट है तो A का होना या नहीं होना B के होने या नहीं होने को फर्क थोड़ी देगा, कोई फर्क नहीं देगा। तो उस केस में ये हिस्सा क्या बन जाएगा, सिंपली PB। तो कोई भी दो इवेंट के लिए अगर ऐसा हो रहा है कि उनके इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी उनके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के बराबर अगर आ रहा है तो वो दोनों इवेंट कहलाएगा अपने लिए इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है। तो मैथमेटिकली आप बस ध्यान रखें कि आप ना कभी भी कोई दो इवेंट को पढ़ के मन में ऐसा सोचना मत कि विल दे बी इंडिपेंडेंट, विल दे वोंट बी इंडिपेंडेंट, क्योंकि सोचने से आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। कोई भी सवाल आया कि ए ऐसा इवेंट है, बी ऐसा इवेंट है, पता करो इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, आप चेक करो कि ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है जहां पे पी ए एज वेल एज पी बी दोनों को इंडिविजुअली 0 से बड़ा होना पड़ेगा, 0 नहीं हो सकता कोई भी। अगर ये दोनों इंडिविजुअली 0 नहीं हो रहा है और ये क्राइटेरिया भी होल्ड हो रहा है मतलब इंडिपेंडेंट है, और अगर ये क्राइटेरिया होल्ड नहीं हो रहा मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट को रिक्वेस्ट है मेरा, कभी भी मैन्युअली सोचने का ट्राई मत करना, क्योंकि इवेंट्स इतना कॉम्प्लिकेटेड होगा ना कि आप इसको सोच नहीं पाएंगे। वैसे सुनने में बहुत सिंपल लगता है कि ए का होना नहीं होना बी को इफेक्ट ना करे, या बी का होना नहीं होना ए को इफेक्ट ना करे, बट आप हमेशा मैथमेटिकल डेफिनेशन को ही फॉलो करो। दो इवेंट आपको दिया हुआ है, आप चेक करो कि पी ए इंटरसेक्शन भी पी ए इंटू पी बी के बराबर है कि नहीं। अगर है देन दे आर इंडिपेंडेंट, और अगर नहीं है तो देन दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। क्लियर है? आगे लिखिए रिमार्क में लिखो इफ ए कॉमा बी आर independent events, if A comma B are independent events, then A dash comma B dash
उसके बाद में स्लैश लगाओ ऐसे, ए डैश कॉमा बी डैश स्लैश ए डैश कॉमा बी स्लैश ए कॉमा बी डैश, हो गया ना सारा, ए डैश बी डैश ए डैश बी ए बी डैश, ऑल आर independent, all are independent pair of events, all are independent pair of events। ठीक है, ध्यान से मेरी तरफ देखो, अच्छे से सुनना, समझने का ट्राई करो। ए और बी के इंडिपेंडेंट होने का बेसिक मतलब क्या है कि ए का होना नहीं होना बी को इफेक्ट नहीं करेगा, एंड बी का होना नहीं होना ए को इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन ये डेफिनेशन है, ये सवाल सॉल्व करने में हेल्प नहीं करेगा। सवाल सॉल्व करने के लिए हमेशा इस मैथमेटिकल क्राइटेरिया को अपन लोग फॉलो करेंगे। जो भी कोई दो इवेंट इस बात को फुलफिल करेगा वो लोग होगा इंडिपेंडेंट, और जो नहीं करेगा वो लोग इंडिपेंडेंट नहीं होगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? व्हाट इज द क्राइटेरिया टू बी इंडिपेंडेंट? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी शुड बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। और अगर कभी भी ए कमा बी एक जोड़ा अगर इंडिपेंडेंट हो गया तो मतलब उसका कोई भी टाइप से डैश वैश का आप अगर कॉम्बिनेशन बनाते हो, हर पेयर आपस में इंडिपेंडेंट ही होगा। ए बी अगर इंडिपेंडेंट है तो ए डैश बी डैश इंडिपेंडेंट, और क्या इंडिपेंडेंट? ए डैश बी इंडिपेंडेंट, और क्या इंडिपेंडेंट? ए बी डैश इंडिपेंडेंट। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि अगर पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी हो रहा है तो पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश विल बी इक्वल टू पी ए डैश इंटू पी बी डैश। और क्या मतलब होगा? पी ए डैश इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू पी ए डैश इंटू पी बी। और क्या मतलब होगा? पी ए इंटरसेक्शन बी डैश विल बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी डैश। बात आया समझ? थोड़ा है कि पूरा है? क्लियर है 100%? अब ना एक राज का बात और सुन, मतलब ये कि सवाल जब आप पढ़ोगे तो पढ़ने के बाद ना आपको ऐसा फीलिंग आएगा कि इट इज अ क्वेश्चन ऑफ मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन थ्योरम और इंडिपेंडेंट इवेंट लगभग एक ही चीज है। मतलब यहाँ पे भी ए इंटरसेक्शन बी ही निकाल रहे हैं अपन लोग, और यहाँ पे भी अपन लोग क्या निकाल रहे हैं? ए इंटरसेक्शन बी। बात आया समझ? देयर विल बी सम क्वेश्चंस जिसको पढ़ के फीलिंग आएगा किसका? मल्टीप्लीकेशन थ्योरम का, बट फाइनली वो सॉल्व होगा किससे? इंडिपेंडेंट इवेंट से। ठीक है, तो किस में डायरेक्टली टूटेगा और किस में डायरेक्टली नहीं टूटेगा, इसका बहुत ही सिंपल एक लॉजिक है। जहां कहीं भी एक काम को करने से आगे के लिए सैंपल स्पेस बदल जाए, आगे के लिए सैंपल स्पेस इफेक्ट हो जाए, वहां पे लगेगा मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। ठीक है, लेकिन अगर कोई भी ऐसा काम आप करो जिससे सेकेंड इवेंट के लिए या सेकेंड ट्रायल के लिए सैंपल स्पेस पे कोई बदलाव नहीं आ रहा, या सेकेंड ट्रायल का, सेकेंड वाले चीज का जो प्रोबेबिलिटी है वो कोई भी तरीके से हैम्पर नहीं हो रहा, जितना पहले होता बाद में भी उतना ही हो रहा है, उन केसेस में लगेगा क्या? मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। बात आया समझ? सॉरी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। समझ में आया? एक सिंपल क्वेश्चन है मेरा, अगर कोई सवाल विथ रिप्लेसमेंट का है तो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम के इंडिपेंडेंट इवेंट? इंडिपेंडेंट इवेंट, क्योंकि सैंपल स्पेस हार्म नहीं होगा, आप निकालोगे, देखोगे, फिर डाल दोगे। बात आ रहा है समझ? लेकिन अगर विदाउट रिप्लेसमेंट है, जब मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। थोड़ा पूरा कोई डाउट है? 100%। और आगे बढ़ते हैं, डाइस से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल, इंडिपेंडेंट इवेंट की मल्टीप्लीकेशन थ्योरम? इंडिपेंडेंट, कि डाइस कितना बार भी उछाल लो, सेकेंड वाले ट्रायल का आप थोड़ी कोई प्रोबेबिलिटी इफेक्ट कर पाओगे, सिक्का उछालना है। इंडिपेंडेंट की मल्टीप्लीकेशन थ्योरम इंडिपेंडेंट। आया बात समझ? और एक आखिरी बात, कॉम्बिनेशन जो है वो तभी लगेगा जब सवाल मल्टीप्लीकेशन थ्योरम का हो विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ रेस्ट्रिक्शन रिलेटेड टू पोजीशन। लेकिन अगर कोई भी क्वेश्चन मल्टीप्लीकेशन थ्योरम का नहीं है, इंडिपेंडेंट इवेंट का है, उसमें गलती से भी कॉम्बिनेशन यूज मत करो। जो थोड़ा बड़ा बात हो गया शायद। फिर से बताते हैं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। सवाल आप पढ़ेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि 2-3 ठो काम करना है हमको, और दिनों काम के लिए अपने पास में ट्रायल भी उतना सारा, 2-3 ठो ट्रायल भी है। सही कह रहे हैं एकदम। अगर ऐसा आपको लगे कि पहले ट्रायल के बाद में जो दूसरा काम मैं करूंगा उसका प्रोबेबिलिटी ना पहले से थोड़ा हैम्पर हो रहा है, मतलब पहले काम की वजह से हल्का सा उसका जो है सैंपल स्पेस बदल गया, तब उसका प्रोबेबिलिटी हल्का सा चेंज हो गया। ठीक है, अगर ऐसा आपको लग रहा है, मतलब इट इज अ क्वेश्चन ऑफ मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। लेकिन अगर थोड़ा सा भी हार वार्म कुछ नहीं हो रहा, जब इट इज अ क्वेश्चन ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट। ये तो हो गया सिंपल अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग इज कि अगर सवाल मल्टीप्लीकेशन थ्योरम का है तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, आइदर इट विल बी विथ restriction related to position, and in that case we cannot use combination. But if it is a question without any sort of restriction related to position, then we can use combination. And in case of independent event,
भूल के भी, गलती से भी कभी कॉम्बिनेशन यूज करना ही मत, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब ही है कि कॉम्बिनेशन वहां लगेगा ही नहीं, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट जैसे ही वो है, कॉम्बिनेशन का फंडामेंटल चीज ही हार्म हो रहा है वहां पे। नहीं आया समझ? थोड़ा पूरा, मजाक तो नहीं कर रहे हो? ठीक है, फिर कुछ डिस्कशन वापस से बताओ वो चीज। विदाउट रिप्लेसमेंट मल्टीप्लीकेशन थ्योरम की इंडिपेंडेंट इवेंट मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, डाइस विथ रिप्लेसमेंट इंडिपेंडेंट, कॉइन इंडिपेंडेंट, इन सब बातों का ख्याल रखना। एंड लास्ट बात, कॉम्बिनेशन कहां यूज कर सकते हो? मल्टीप्लीकेशन थ्योरम विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन ऑफ पोजीशन। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। लिखाऊं इस पॉइंट को कि छोड़ दूं? मन है कि लिखा देता हूं, मार्क्स तक चलाना है ना। लिखो, देखो रिमार्क, रिमार्क नंबर 1 क्या लिखे थे वैसे? अच्छा, पेयर वाइज इंडिपेंडेंट होगा, वेरी गुड। नंबर 2 लिखो, नंबर 2 में लिखो ऐसा करो, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम MT और यहां लिखो इंडिपेंडेंट इवेंट IE, ऐसा चार्ट बना लो। ठीक है, MT के नीचे लिखो क्वेश्चंस ऑफ विदाउट रिप्लेसमेंट, क्वेश्चंस ऑफ विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब एक ही चीज इसके कैटेगरी में आता है। और IE के नीचे लिखो क्वेश्चंस ऑफ विथ रिप्लेसमेंट, वो इंडिपेंडेंट इवेंट होता है। फिर और लिखो क्वेश्चंस ऑफ डाइस, IE के नीचे, IE के नीचे। MT के नीचे बस एक ही क्राइटेरिया आएगा, IE के नीचे क्वेश्चंस ऑफ डाइस, क्वेश्चंस ऑफ कॉइन एक्सेट्रा। और थर्ड पॉइंट लिखो, थर्ड मतलब ये नया पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में लिखो वी कैन यूज कॉम्बिनेशन, we can use combination only in questions of MT मतलब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, without any restriction of position, without any restriction of position, without any restriction of position। आगे लिखो, we cannot use combination, we cannot use combination in questions of IE मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट, इन क्वेश्चंस ऑफ IE। ठीक है, एक बार मेरे तरफ देखो, ये पूरा जो रिमार्क लिखाया है ये अंडरस्टैंडिंग एकदम मेन बड़ा क्वेश्चन के लिए। शुरू में एकदम फर्जीपना वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा कि मतलब एक रैंडम एक्सपेरिमेंट, 2 इवेंट और सिंपली एक बात पूछेगा कि पता करो कि आर दे इंडिपेंडेंट और नॉट। तो उन क्वेश्चंस पे तो इतना नाटक करना ही नहीं है, इंडिविजुअली LHS RHS निकालिए और चेक कीजिए कि क्राइटेरिया होल्ड हो रहा है कि नहीं है। हो रहा है मतलब इंडिपेंडेंट, नहीं हो रहा मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है। फिर उसके अंदर मेन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखो शीट का पहला क्वेश्चन, सबको मिल गया ना शीट? एक बार शेयरिंग करो तो एकदम पढ़ो, पहला क्वेश्चन पढ़ो। अ डाइस इज थ्रोन if E is the event that the number appearing is a multiple of 3 and F is the event that the number appearing is even, then find whether E and F are independent events or not। ठीक है, what is the random experiment here? Throwing a dice, तो sample space क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। E के फेवर में कौन कौन आएगा? 2। लिखो इन सब बात को लिखो, लिखो here S इक्वल टू मतलब SS इक्वल टू सैंपल स्पेस इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 कर्ली ब्रैकेट में, नीचे लिखना देयरफॉर NS मतलब कार्डिनैलिटी इक्वल टू 6, नीचे लिखो E इक्वल टू क्या लिखोगे? 3 कॉमा कर्ली ब्रैकेट में, देयरफॉर NE इक्वल टू 2 और F इक्वल टू क्या बोल रहे हैं? इवन ना, 2 4 6। तो कार्डिनलिटी ऑफ F इक्वल टू 3, नीचे लिखो देयरफॉर E इंटरसेक्शन F कॉमन देखो कितना है, एक ही है ना, 6, वेरी गुड, कर्ली ब्रैकेट में 6। अब नीचे लिखो नाउ कार्डिनलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F 1। अब सबका प्रोबेबिलिटी निकालो, पहले निकालो PE इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2/6 इक्वल टू कितना? 1/3। फिर निकालो PF, कितना आएगा? 3/6 यानी कि हाफ।
और फिर निकालो P E इंटरसेक्शन F 1/6। अब लिखो नाउ PE इंटू PF, PE इंटू PF इज इक्वल टू 1/3 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/6 इज इक्वल टू PE इंटरसेक्शन F। नीचे लिखो देयरफॉर द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। प्लीज इस सोल्यूशन को अच्छे से रीड कर लो, यही स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, हर सवाल ऐसे ही लगेगा जो ऐसा आएगा। सोल्यूशन पढ़ो, देखो समझ में आया कि नहीं आया। शांति से सैंपल स्पेस, फिर दोनों इवेंट इंडिपेंडेंटली मतलब एक एक करके, एंड फिर इंटरसेक्शन, फिर तीनों पार्ट का प्रोबेबिलिटी। अगर ये रिलेशन इस्टेब्लिश हो गया मतलब इंडिपेंडेंट है, और रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं हुआ मतलब इंडिपेंडेंट नहीं। आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। टू में ना सारा एलिमेंट डिस्क्रीट वे में नहीं लिखेंगे, थोड़ा इजीली काम करेंगे। 2 में बताओ रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, तो NS का वैल्यू कितना होना चाहिए? 36। 2 डाइस में उतना ही होता है, लिखो हियर NS इक्वल टू 36। अब ना सुनो, एकदम ध्यान से सुनना। आप पहले वो 2 डाइस वाला कहीं पे देखो तो बनाया हुआ है, वो खोल लो और ध्यान से ना पढ़ो कि ए इवेंट का मतलब क्या है। ऑड नंबर ऑन फर्स्ट थ्रो। सोचो तो आपके फेवर में कितना आदमी होगा? कौन सा लाइन? फर्स्ट हॉराइजॉन्टल लाइन, थर्ड हॉराइजॉन्टल लाइन एंड फिफ्थ हॉराइजॉन्टल लाइन। सही कह रहे हैं। टोटल फेवरिंग एलिमेंट कितना हो गया? 18। क्लियर है? नीचे लिखो मतलब इस सोल्यूशन में ऑल्सो NA इक्वल टू 18। फिर B पढ़ो, B क्या है? ऑड नंबर ऑन सेकेंड थ्रू। अच्छा इसका फेवरिंग बताओ। 18 फिर से कैसे? फर्स्ट वर्टिकल, थर्ड वर्टिकल एंड फिफ्थ वर्टिकल। फिर से 18 आदमी सपोर्ट में आ गया, लिखो NB इक्वल टू 18। अब सुनना ध्यान से, A इंटरसेक्शन B के फेवर में कितना होगा? 0 नहीं होगा। सुनो, एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ये था A के फेवर में। एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ये हो गया B के फेवर में। कॉमन एलिमेंट्स देखो, 1 ठू, 2 ठू, 3 ठू, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अच्छा सुनो, यहां बताओ तो क्या था? यहाँ पे 1 1, यहाँ पे क्या था? यहाँ क्या था? 3 1, यहाँ क्या था? 5 1, यहाँ क्या था? 1 3, यहाँ क्या था? 3 3, यहाँ क्या था? 5 3, यहाँ क्या था? 1 5, यहाँ क्या था? 3 5, यहाँ क्या था? 5 5। आया समझ कि नहीं आया समझ? नीचे लिखो कार्डिनल A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 9। अब नीचे लिखो देयरफॉर PA इक्वल टू 18/36 इक्वल टू हाफ, PB इक्वल टू 18/36 इक्वल टू हाफ, एंड PA इंटरसेक्शन B इक्वल टू 9/36 इक्वल टू 1/4। नाउ PA इंटू PB इक्वल टू हाफ इंटू हाफ इक्वल टू 1/4 इक्वल टू PA इंटरसेक्शन B। नीचे लिखो देयरफॉर A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। देयरफॉर A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। 3 पढ़ना हुआ सबका? देखो आज ऑलरेडी काफी हैवी लॉजिक आप लोग सीख चुके हो, ठीक है? और 2 लॉजिक है, उसके बाद आज की ये पूरा शीट एकदम स्मूथली चला जाएगा, ठीक है? दोनों लॉजिक एकदम ध्यान से धीरे धीरे सुनना, समझने का ट्राई करना। पहले मैं आपको लॉजिक समझाता हूं। एटलीस्ट 1 से जुड़ा हुआ बहुत एक खास बात है। एटलीस्ट 1 इज ऑलवेज इक्वल टू 1 माइनस नन। इस पे ज्यादा भी दिमाग मत लगाओ, मैं एग्जांपल लेता हूं, ऑटोमेटिक सब बात समझ में आएगा। मुझे ना 3 कॉइन का सैंपल स्पेस बताओ। H T T T। हाँ, और एक बार लिखना होगा। हाँ बता क्या था? H H, ठीक है।
एच, ठीक है। एकदम ध्यान से समझना मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूं। हमको सपोज करो प्रोबेबिलिटी चाहिए एटलीस्ट, हाँ, 1 हेड। ये ऐसा करते हैं, इसको ना ई बोल देते हैं, ये अपना ई है, एटलीस्ट 1 हेड। इसको कैलकुलेट करने का ना देखो दो तरीका है। एक क्या है कि मैन्युअली डायरेक्टली इसको कैलकुलेट करो, तो इसको अगर कैलकुलेट करोगे और आप चाहते हो कि एटलीस्ट 1 हेड हो, तो आपके फेवर में कौन कौन रहेगा? 7 चीज आपके फेवर में होगा। कौन कौन सोचो? एक खाली ट्रिपल टी को छोड़ के सब फेवर में है। बात आया समझ? अच्छा, तो इसका प्रोबेबिलिटी सीधा बोल सकते हैं कि क्या, पी ई इज इक्वल टू 7/8, ठीक है। अगर ये ई है तो इसके लिए ई डैश क्या होगा? नन हेड, एटलीस्ट 1 हेड या फिर नन हेड, ठीक है। इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा? पी डैश इक्वल टू 1/8। और फिर से पीई अगर निकालने का मन है तो क्या कर सकते हो? 1 माइनस पीई डैश, यही तो था। तो 1 माइनस 1/8 फिर से कितना दे देगा? 7/8। बात आया समझ? थोड़ा पूरा, मजाक तो नहीं कर रहे हो? ठीक है, ध्यान से एक और चीज सुनो। एटलीस्ट 1 के टाइम पे तो कर लिए 1 माइनस नन, ठीक है। एटलीस्ट 2 के लिए क्या कह सकते हैं बताओ तो? 1 माइनस नन हेड माइनस 1 हेड। तो ध्यान से सोचो, आप सिक्का उछाल रहे हैं 3 ठो, सपोज करो 3 सिक्का उछालने पे पूरे सैंपल स्पेस को यदि आप नंबर ऑफ हेड्स के आंखों से देखोगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है आपके लिए? नन हेड, 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड। अगर मैं कह रहा हूं कि एटलीस्ट 2 हेड का प्रोबेबिलिटी निकालो, तो एक तरीका है डायरेक्ट अटैक करो। तो डायरेक्ट अटैकिंग में क्या होगा? 2 वाला भी लो, 3 वाला भी लो, जोड़ दो। दूसरा तरीका क्या है कि जो नहीं चाहिए उसको कैलकुलेट करो। तो नन हेड कैलकुलेट करो, 1 हेड कैलकुलेट करो, एंड उसको टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 ही होना चाहिए था, उसमें से हटा दो। बात आया समझ? अब ये सब चीज काम तब आएगा जब एक सिक्का या 2 सिक्का नहीं, 10 सिक्का सपोज करो, और 10 सिक्का में हमको चाहिए कम से कम 2 हेड चाहिए। तो अब अगर 10 सिक्का में 2 हेड का आप केसेस बनाओगे मैन्युअली, तो आप सोचो कितना दंतार जैसा ये चीज हो जाएगा। बात आया समझ? तो उस केस में अपन क्या करेंगे? 1 माइनस नन का, ये 1 माइनस नन माइनस 1 का लॉजिक यूज करेंगे। आया समझ कि नहीं आया समझ? थोड़ा पूरा। एक सवाल पूछ लूं फिर, 5 सिक्का उछाल रहा है और एटलीस्ट 3 हेड चाहिए। 1 माइनस नन हेड माइनस 1 हेड माइनस 2 हेड, तो 3 4 5 ऑटोमेटिक आ जाएगा उसमें। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? तो मेनली क्या कि इतना यूज नहीं होता, मेनली अपन इसी में अटके हुए रहेंगे हमेशा। एटलीस्ट 1 मतलब 1 माइनस नन, और एटलीस्ट 1 जो भी चीज चाहिए 1 माइनस नन वो वाला चीज। जैसे यहां पे अपने क्या चाहिए? एटलीस्ट 1 हेड नहीं, अरे ये वाला क्वेश्चन, एटलीस्ट 1 ऑड नंबर, तो 1 माइनस नन ऑड नंबर। आया समझ कि नहीं आया समझ? थोड़ा आया कि पूरा आया? मजाक तो नहीं कर रहे हो? ये था एक एक्सप्लेनेशन। दूसरा बात और सुनो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के बारे में आप लोग सुने हो कि नहीं सुने? मैं बता देता हूं फिर से, जो लोग नहीं सुने उन लोग के लिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि कोई भी दो ऐसा इवेंट जिनका इंटरसेक्शन 5 हो, और इंटरसेक्शन 5 होने का एक छोटा सा मतलब है कि वो दोनों आदमी एक साथ नहीं हो सकता। सपोज करो मैं 3 इवेंट बताता हूं आपको, आप ना पहले एक डाइस फेंक लो, और डाइस फेंकने के बाद में 3 इवेंट डिस्क्राइब करो। पहला इवेंट इवन नंबर आए, दूसरा इवेंट ऑड नंबर आए, और तीसरा इवेंट 3 का मल्टीपल आए। पहला इवेंट, दूसरा, तीसरा। पहले में और दूसरे में कोई कॉमन एलिमेंट है क्या? अपन एक बार डाइस उछाल के और रिजल्ट को देख के कभी बोल पाएंगे कि ए भी हो गया बी भी हो गया? कभी नहीं बोल पाएंगे। तो इसका मतलब कि ए और बी हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कि एक ट्रायल करने के बाद में साइमल्टेनियसली दोनों आदमी एक साथ होकर कभी नहीं कर पाएगा। यह है मतलब। और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है कि यह तब होगा जब इनके बीच में कोई कॉमन चीज हो ही ना, क्योंकि एक साथ अगर एक ही ट्रायल में दोनों को होना है तो कॉमन चीज होना पड़ेगा। कॉमन चीज यदि नहीं है तो एक साथ नहीं हो सकता। नहीं आया समझ? थोड़ा है कि पूरा है? तो 2 इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ देयर इंटरसेक्शन इज 5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन इज 0, क्योंकि इंटरसेक्शन अगर 5 है तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आया समझ कि नहीं आया समझ?
थोड़ा है कि पूरा है। अब सुनो, इसके चक्कर में एक परिवर्तन होता है। नॉर्मली पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता था? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये नॉर्मल सिचुएशन था। लेकिन यदि कभी हमको समझ में आ जाए कि ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कोई सिचुएशन में, तो उस समय में इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? ये। सिमिलरली मैं यदि आपसे कहूं कि ए कमा बी कमा सी ये तीनों आदमी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो पी ए यूनियन बी यूनियन सी कितना हो जाएगा? पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। बात खत्म। यह आया समझ कि नहीं आया समझ? दोबारा दोहराते हैं। देखो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने का मतलब है कि दो इवेंट साइमल्टेनियसली एक साथ नहीं हो सकता। मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग है कि इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी क्या होना चाहिए? 0। ठीक है। एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के सिचुएशन में पी ए यूनियन बी का मतलब क्या हो जाएगा? पी ए प्लस पी बी। पी ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या हो जाएगा? पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। आया समझ कि नहीं आया समझ? दोहराएं कि आगे बढ़े? पक्का ना? लिखो अभी इन सब बातों को। लिखो नोट। नोट में लिखो नंबर 1, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर mutually exclusive events, then P A union B union C is equal to P A plus P B plus P C। नीचे लिखो P A union B is equal to P A plus P B, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तब, जनरली नहीं। नंबर 2 लिखो A कमा B are said to be mutually exclusive if A intersection B equal to लिखो 5 and P A intersection B equal to 0 and P A intersection B equal to 0। नेक्स्ट लिखो नंबर 3, if A comma B comma C are independent, then P A B C देखो जरा मेरी तरफ, अगर 2 होता तो P A B का मतलब क्या था? P A इंटरसेक्शन B, और इंडिपेंडेंट होने की वजह से खुलता कैसे? P A इंटू P B में। तो 3 में कैसे खुलेगा? P A इंटू P B इंटू P C। लिखो इंडिपेंडेंट, देन P A B C इक्वल टू P A इंटू P B इंटू P C, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लिखो चौथा पॉइंट, whenever we see at least one we use 1 minus none, that is probability of at least 1, यहां एक डब्बा बना दो, इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन डब्बा। कहीं पे हेड का जरूरत होगा तो नन हेड, कहीं पे टेल का जरूरत होगा तो नन टेल, उस टाइप का बात है। ठीक है, अब आ जाए सवाल पे। अब सारा सवाल एकदम स्मूथली 2-2 मिनट में होते जाएगा। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 3, पढ़ो फटाफट। कितना डाइस फेंक रहे हो ये बताओ? 3 डाइस फेंक रहे हो। ठीक है, ऐसा करो, इवेंट डिस्क्राइब करो पहले। देखो लेट ए इक्वल टू getting odd number on first throw, B equal to getting odd number on second throw, and C equal to getting odd number on third throw। अच्छा मेरी तरफ देखो, यदि ABC का सही में ये मतलब है तो A डैश B डैश C डैश का मतलब क्या होगा? नॉट गेटिंग एंड नॉट गेटिंग। अब आ जाओ, लिखो नीचे P ब्रैकेट में एटलीस्ट वन ऑड नंबर इज इक्वल टू
1 माइनस पी ब्रैकेट के अंदर में नन ऑड नंबर, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड का कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर नन ऑड नंबर चाहिए मतलब वहां क्या लिख सकते हो, पी, नहीं ऑल इवन मत बोलो, ऐसा बोलो पी ए डैश बी डैश सी डैश, क्योंकि ए का मतलब है ऑड नंबर आना और ए डैश का मतलब ऑड नंबर नहीं आना, बी डैश का मतलब ऑड नंबर नहीं आना, सी डैश का मतलब ऑड नंबर नहीं आना। देखो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस, मतलब 1 माइनस पी ब्रैकेट के अंदर में नन ऑड नंबर था उसके नीचे 1 माइनस पी ब्रैकेट के अंदर में ए डैश इंटू बी डैश इंटू सी डैश, एक बार ब्रैकेट में ही रहने देना, ठीक है। अब फिर मेरे तरफ देखो, किसका क्वेश्चन है ये, डाइस का, और डाइस का सवाल सब क्या चीज का होता है, तो ये तो सीधा टूट जाएगा। लिखो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए डैश इंटू पी बी डैश इंटू पी सी डैश। फिर मेरे तरफ देखो, ए क्या था, गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन फर्स्ट थ्रो, ऑड नंबर आने का प्रोबेबिलिटी 3/6 यानी कि हाफ, तो ऑड नंबर नहीं आने का प्रोबेबिलिटी हाफ। लिखो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस हाफ इंटू हाफ, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 1/8 इक्वल टू 7/8। आप लोग प्लीज क्वेश्चन और सोल्यूशन दोनों को 2 मिनट टाइम लेके पढ़ लो, देखो समझ में आया कि नहीं आया, और कोई भी डाउट है तो पूछो। कोई भी एटलीस्ट 1 का क्वेश्चन हमेशा सॉल्व होगा 1 माइनस नन से। भगवान के दया से यहाँ पे जो 1 माइनस नन वाला पार्ट निकल के आया वो पार्ट था इंडिपेंडेंट इवेंट का, इसीलिए इंटरसेक्शन सीधा टूट गया प्रोडक्ट में, और जो इंडिविजुअल पार्ट्स निकला उन सब का प्रोबेबिलिटी हमको मालूम था, बिठा दिया आंसर आगे। क्लियर है? चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 से सारा क्वेश्चन मजेदार है, एकदम धीरे धीरे पढ़ते जाओ। हो गया पढ़ना? एक बार मेरी तरफ देखो, एक सिंपल सवाल, मतलब क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है। ए और बी दो अलग अलग आदमी, उनका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी है क्या वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होगा? ये बोले या नहीं बोले फिर भी कॉमन सेंस का बात है, समझना पड़ेगा हमको कि एक सिंगल प्रॉब्लम दो अलग अलग आदमी, ए का सॉल्व करने की कैपेसिटी बी के सॉल्व करने की कैपेसिटी पे कैसे डिपेंड कर सकते हैं? तो ये जो क्वेश्चन है ये क्या चीज का क्वेश्चन? इंडिपेंडेंट इवेंट का। अच्छा, रोमन नंबर 1 में जो हमको पूछा है कि द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, इसको मैं सेट थ्योरी के हिसाब से क्या सोचूं? मैं बताता हूं, सुनो। दो तरीके से सोच सकते हैं। पी ऑफ, ऐसा सोचो कि एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम। सही कह रहे हैं भाई, कोई भी एक बंदा सॉल्व कर दे काम खत्म। या फिर अपन इसको डायरेक्टली ये भी सोच सकते हैं कि पी ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन नहीं, इंटरसेक्शन में तो क्या है कि दोनों को करना पड़ेगा। आप ये तो ऐसे सोचो कि एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम, और ये फिर ऐसे सोचो कि आइदर ए सॉल्व्स इट और बी सॉल्व्स इट। और अपना सेट थ्योरेटिक नोटेशन खोलो, एकदम पहला पेज, उसमें देखो मैंने क्या लिखाया था कि एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी, या आइदर ए और आइदर बी, दोनों का मतलब सेम होता है। देखो पहले लाइन में वो लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ, तो ये तो ऐसे स्टार्ट करो या वैसे स्टार्ट करो, दोनों तरीका बिल्कुल सही है। आया समझ कि नहीं आया समझ? झूठ तो नहीं बोल रहे हो? आगे बढ़े, कुछ तो पन्ना पलट ही रहे हैं, संतुष्टि ले लो, लिखाया हुआ है, टेंशन वाला बात नहीं, बढ़ सकते हैं आगे। अब ध्यान से सुनना, यदि इससे स्टार्ट करोगे तो नेक्स्ट स्टेप आपको क्या लिखना चाहिए? 1 माइनस नन सॉल्व्स द प्रॉब्लम। टेंशन किस बात का है ना? तो क्या हो जाएगा बताओ? 1 माइनस पी ऑफ ए डैश, ए भी नहीं करे, इंटरसेक्शन बी डैश, बी भी ना करे। सिंस ए बी इंडिपेंडेंट था तो ए डैश बी डैश भी इंडिपेंडेंट होगा। क्या हो जाएगा? 1 माइनस पी ए डैश इंटू पी बी डैश। सही कह रहे हैं, उड़ तो नहीं रहा है। ए का प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ? हाफ, तो ए डैश का प्रोबेबिलिटी हाफ, क्योंकि 1 से माइनस करके आएगा, तो 1 माइनस ये हो जाएगा हाफ इंटू वो उसका सॉल्व करने का प्रोबेबिलिटी है 1/3, तो सॉल्व नहीं करने का प्रोबेबिलिटी 2/3, तो यहाँ पे 2/3, 2 से 2 कट गया, 1 माइनस 1/3, आंसर आ गया 2/3। अब मान लो कि बच्चा वैसे ट्राई करे तो वो इसको कैसे खोलेगा? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सिंस इंडिपेंडेंट इवेंट का तो ये मल्टीप्लीकेशन में टूट जाएगा। इसका आंसर बताओ? हाफ प्लस 1/3 माइनस,
मतलब कि हाफ इंटू 1/3 बोल दूं? चलो अब आगे बढ़ो, एलसीएम कितना आएगा? 6, 6 ऊपर 3 प्लस 2 माइनस 1 कितना आया? 4/6 कितना आया? 2/3। देखो दोनों से सेम आंसर। लैंग्वेज को इंटरप्रीट करके पहले सेट थ्योरी में कन्वर्जन, ठीक है, कोई एक तरीके से लैंग्वेज के हिसाब से कोई बच्चा ऐसे भी सोच सकता है, कोई वैसे भी सोच सकता है, जैसे आपके दिमाग में सोच आए उसके हिसाब से फिर धीरे धीरे आगे बढ़ो। एंड एक बात यहाँ कॉमन सेंस का है कि ए एंड बी आर टू डिफरेंट पर्सन्स, so their problem solving capacity can never be dependent on one another, it will obviously be independent। नहीं आया समझ? थोड़ा पूरा 100% लिखो। here PA equal to 1/3, 1/3 सॉरी गलत बोल रहा हूं, हाफ, PA equal to हाफ, उसके जस्ट नीचे लिखो therefore PA dash equal to हाफ and PB equal to 1/3, therefore PB dash equal to 2/3। ठीक है, अब ये हो गया मेथड 1, ये हो गया मेथड 2। पहले कॉमन स्टेटमेंट, P ब्रैकेट के अंदर में प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, P प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, ठीक है, दिस इज इक्वल टू, अब ये दोनों तरीका मेथड 1 मेथड 2। कौन सा? ये एटलीस्ट 1, अच्छा हाँ एक लाइन में और लिख देता हूं, 1 माइनस पी नन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम। अब नन सॉल्व करेगा तो मतलब यही होगा, नन का मतलब होगा नाइदर इन और बी, और नहीं एंड, अच्छा हिंदी वाला और, ठीक है। देखो मेरी तरफ देखो एक बार, बोलूं? लिखना छोड़ो सब लोग, पहले सुन लो अच्छे से। ए यूनियन बी को अपन कई बार आइदर ए और बी के नाम से भी जानते हैं। इसे ना बोलने में ऐसा लगता है कि आइदर ए और बी, इन इसका डीप मीनिंग ये है कि ए करे ठीक, बी करे तो भी ठीक, और ए एंड बी दोनों करे तो भी ठीक, ये इसका असली मीनिंग है। लेकिन नाइदर नॉर का ऐसा मीनिंग नहीं है। नाइदर नॉर का मतलब है कि ए ना करे साथ में बी भी ना करे, कोई भी एक आदमी कर दे तो बात गड़बड़ है, ये इसका डिटेल्ड मीनिंग। तो जब आप ए यूनियन बी ले रहे हो तो यू आर ऑलरेडी कंसिडरिंग कि दोनों भी कर सकता है, बात आया समझ? एंड आपको देखो ऐसा है कि द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, इस चीज को सेट थ्योरी में घुसाना है पहले, उसको आप ये तो ऐसे घुसा लीजिए या वैसे घुसा लीजिए। यदि एटलीस्ट 1 के लॉजिक से घुसाएंगे तो भी क्लियर है ये बात कि कम से कम एक आदमी तो करे तब तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा, और एटलीस्ट 1 से आप चलोगे तो हमेशा एकदम रट लो, एटलीस्ट 1 समथिंग 1 माइनस नन ऑफ दैट थिंग, तो बस एटलीस्ट 1 ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम, मतलब 1 माइनस नन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम। नन सॉल्व का मतलब क्या हो कि ए ना करे साथ में बी भी ना करे, और सिंस ए भी इंडिपेंडेंट था तो ए डैश बी डैश भी इंडिपेंडेंट होगा, टूट गया प्रोडक्ट में, आ गया आंसर। और उस तरफ एटलीस्ट 1 ऑफ देम सॉल्व्स का ही मतलब है ए यूनियन बी, उसको वैसे खोल लीजिए। नहीं आया समझो, आगे बढ़ सकते हैं। कम टू क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 4, एग्जैक्टली 1 ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम। कैसे करिएगा इसको? सुनो मैं लिखाता हूं, लिखो देखो, P ब्रैकेट के अंदर में एग्जैक्टली 1 ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम। ठीक है, एकदम ध्यान से धीरे धीरे, इज इक्वल टू लिखो P ब्रैकेट के अंदर में ए करे बी ना करे, और बी करे ए ना करे, ठीक? डैश उसने जैसा लिखा वैसा लिख, काट देगा टीचर नहीं तो, ठीक है? ये वाला प्लीज 2 मिनट बोर्ड पर ऑब्जर्व कर लो। ये ना एक सिचुएशन है और ये एक सिचुएशन है, इनके बीच में और है, मतलब अगले स्टेप में मैं क्या सोच सकता हूं कि ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन बी इंटरसेक्शन ए डैश। अगेन थिंक डीपली, दिस इज वन सिचुएशन एंड दिस इज अनदर सिचुएशन। डू यू थिंक कि दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? जब वो फर्स्ट वाला हो रहा होगा तो सेकेंड वाला तो हो ही नहीं सकता, और जब सेकेंड वाला हो रहा होगा जब फर्स्ट वाला नहीं हो सकता। सही कह रहे हैं, तो यूनियन सीधा किस में खुल जाएगा? प्लस में।
पी ए इंटरसेक्शन बी डैश प्लस पी बी इंटरसेक्शन ए डैश। बेटा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लिखाया है, पॉइंट खोल के देखो, देखो रिमार्क देखो, अगर एबीसी तीन इवेंट का भी लिखा है, दो का भी लिखा है आप लोगों को, एबीसी अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो पी ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या होता है? ठीक है, अब यहां पे क्या है कि ये एक सिचुएशन है और ये एक सिचुएशन है, बोथ आर व्हाट? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इफ फर्स्ट सिचुएशन इज हैपनिंग एट दैट टाइम सेकंड कैन नॉट हैपन, एंड इफ द सेकंड इज हैपनिंग एट दैट टाइम फर्स्ट कैन नॉट हैपन। सो ये जो यूनियन है ये डायरेक्टली खुल जाएगा प्लस में। अगर ये लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होता तो यहां एक और माइनस पी ऑफ फर्स्ट सिचुएशन इंटरसेक्शन सेकंड सिचुएशन होना चाहिए था, लेकिन सिंस जो केसेस अपन ने बनाया दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अमंग वन अनदर, इसीलिए सीधा यूनियन किसमें खुल जाएगा? प्लस में। एंड इसके बाद में तो अपना काम खत्म है, इसके बाद तो इंटरसेक्शन है, दो आदमी है, दोनों इंडिपेंडेंट है, किसमें टूटेगा ये सोचो। ये पहला वाला टूट जाएगा किसमें? पी ए इंटू पी बी डैश यूनियन, तो यूनियन सॉरी प्लस क्या? पी बी इंटू पी ए डैश। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ? थोड़ा पूरा रुक जाओ, एक ना और सिचुएशन दिखा देते हैं। ये तो इसका एक मेथड, इसके बाद तो हो ही जाएगा। ये हो जाएगा हाफ, ये कितना हो जाएगा? 2/3 प्लस 1/3 इंटू हाफ, ये कितना आएगा? 1/3 प्लस 1/6, अल्टीमेटली 6 ऊपर 2 + 1 3/6, अल्टीमेटली आया हाफ। ये एक तरीका है लंबा वाला। अब एक तरीका और लिखा था मैंने आप लोग को एग्जैक्टली 1 का, मतलब a प्लस बी माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये ना एग्जैक्टली 1 का सेट थोड़ी पहले लिखाया हुआ, तो वैसे भी आप अप्रोच कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा सोचो, पी ए प्लस पी बी माइनस 2 टाइम्स ऑफ पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जरा देखो सेम आंसर आता है कि नहीं आता? हाफ प्लस 1/3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ, बोलो, पी ए इंटू पी बी, क्योंकि इंडिपेंडेंट है, तो ये हो जाएगा हाफ प्लस 1/3 माइनस 2 इंटू हाफ इंटू 1/3। ये कट गया, ये फिर कट गया, बस हाफ बचा। देखो सेम आंसर, बात आया समझ? तो एग्जैक्टली 1 के लिए अभी आपको ऐसा लग सकता है कि वो ज़्यादा अच्छा है, बट मैं बताऊंगा कि इस पर फोकस करो, क्योंकि जब बड़ा 3 का केस बनेगा ना, जब वो बेकार हो जाएगा। क्योंकि अपन तो 2 के लिए जानते हैं खाली, लेकिन ये चीज़ बहुत सिंपल है। जब मैं चाहता हूं कि 3 मतलब 2 में से एक ही आदमी करे, तो मतलब मैं क्या बनाऊंगा? पहला करेगा दूसरा नहीं करेगा, दूसरा क्या बनाऊंगा? दूसरा करेगा पहला नहीं करेगा। सपोज 3 आदमी का केस होता, ए कमा बी कमा सी, ट्राई टू थिंक, 3 आदमी का केस होता और मैं चाहता हूं कि एक ही आदमी प्रॉब्लम सॉल्व करे। ए करे बी ना करे सी ना करे, फिर बी करे ए ना करे सी ना करे, फिर सी करे ए ना करे बी ना करे। अब ये जो तीनों केस मैं बनाऊंगा, तीनों के बीच में पहले लगाऊंगा और कन्वर्ट होगा यूनियन में। तीनों केस है आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सारा यूनियन टूटेगा प्लस में। जैसे प्लस में टूटा सब है इंडिपेंडेंट, सारा इंटरसेक्शन टूट गया मल्टीप्लीकेशन में। ईच एंड एवरी पार्ट का वैल्यू हमको मालूम है, आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया? थोड़ा पूरा, मजाक तो नहीं कर रहे हो? छाप लो इसको, दोनों छापना। हो गया? पढ़ो तो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो तो। फाइव पढ़ो, ध्यान से जल्दी से पढ़ो। फाइव पढ़ना हुआ? एक ही लाइन का क्वेश्चन है, इसको एकदम डिटेल में लिखाता हूं, जैसे एग्जाम में आप लोगों को लिखना पड़ेगा। ठीक है, लिखो इसमें, लेट ए इक्वल टू इवेंट दैट ए सॉल्व्स द प्रॉब्लम, इवेंट दैट ए सॉल्व्स द प्रॉब्लम, बी इक्वल टू इवेंट दैट B solves the problem, and C equal to event that C solves the problem. Event that C solves the problem. ठीक है, नीचे लिखो therefore PA equal to बताओ तो 1/3, PB बताओ 2/7, PC बताओ 3/8। मेरी तरफ देखो, पीए पीबी पीसी मिल गया। जहां पीए लिखे हो उसके जस्ट बगल में लिखो पीए डैश, और बोलो आंसर कितना होगा उसका? 2/3, 1 से माइनस करना होगा। पीबी डैश बताओ 5/7,
एंड पी सी डैश बताओ 5/8। 2 मिनट ना मेरे तरफ देखना, कुछ लिखना लिखना मत। क्या पूछ रहा है ये, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इसको सोचो कि सेट थ्योरी में कैसे घुसा सकते हो। 2 तरीका, क्या क्या। कोई बच्चा लिखे नहीं, प्लीज कोऑपरेट करो और सुनो अच्छे से। फिर से कहते हैं कि कैसे इसको सेट थ्योरी में घुसा सकते हो, सोचो। एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम, ये एक तरीका। दूसरा ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। वो रो जो है वो एटलीस्ट 1 के तरीके से करेगा और ये रो ए यूनियन बी यूनियन सी के तरीके से करेगा। दोनों आदमी कैलकुलेट करना, देखना एंड में आंसर सेम आता है कि नहीं आता। रुक जाओ, शुरुआती 2-3 लाइन मैं बता देता हूं। जैसे अगर अपन एटलीस्ट 1 से स्टार्ट करेंगे, कुछ कॉपी मत करना, अच्छे से समझ लो ताकि आज ही काम खत्म हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम। अगला स्टेप क्या होना चाहिए बोलो तो सब लोग, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन सॉल्व्स द प्रॉब्लम। इसका मीनिंग क्या होगा, 1 माइनस पी ए डैश इज इक्वल टू 1 माइनस, सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। और उस तरफ से अगर करने का इच्छा है तो क्या लिखोगे, इसमें बर्बादी है बहुत। देखो क्या होगा, बस बर्बादी। चाहे इससे सोचो चाहे उससे सोचो, देख लो कि आंसर सेम आएगा। ये रो इसको कैलकुलेट करो, वो रो उसको कैलकुलेट करो, थोड़ा जल्दी करना। मैं वैल्यूज लिख देता हूं, नहीं मैं चाहता कि मन संतुष्ट हो जाए आप लोग का। करेक्ट आंसर। सीधा ना एलसीएम ले लो आप लोग, इसको काट पीट मत करना। सेकंड कॉलम वाले लोग जो भी कोई हो, लाइन खींच के 3 इंटू 7 इंटू 8 और फिर ढंग से ऊपर बढ़ते जाओ। काटने से बर्बादी हो जाता है। देखो चैप्टर भी खत्म करना है, फिर बोल रहा है कितना कराओगे भाई। नहीं रो मत, रो के फायदा नहीं। पीछे क्वेश्चन और बहुत सिंपल है। अच्छा देखते हैं, अगर ओवर हो गया तो छोड़ देंगे, मतलब पहले कर तो वो ऐसे ही आप लोग भगते रहते। आया, अरे वो उससे मिला रहा है, इधर का कर। रो मत, फटाफट कर। इस कॉलम से आंसर आया किसी का, कितना? तो इससे किया कि उससे किया? इसे किया है ना, हाँ करेक्ट, सेम ही आएगा दोनों से। ठीक है, बाकी लोग घर पे कंप्लीट करना है इसको। समझ में आ गया ना पूरा का पूरा?